वादिनी गण द्वारा प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन द्वारा सहयोग न करने का भी कथन किया गया है और प्रायः यह देखने में भी आता है कि सामान्यतः जिला प्रशासन के अधिकारी अपने अहंकार अथवा घमंड में रहने के कारण न्यायालय के आदेश का अनुपालन करवाना उचित नहीं समझते। ये कोर्ट का आदेश है सर। मोहसिन रजा साहब, प्रशासनिक अधिकारी से वहां पर उसमें कोई कमी रह गई है, कोई चूक हुई है, तो अभी जो माननीय न्यायालय का आदेश आया है उसके अनुपालन में काम होगा और पहले क्या गलती किससे हुई थी उस पर जांच हो जाएगी। जी, तो अब हम माने कि 17 मई की तारीख तक जो ये कमीशन करके अपनी रिपोर्ट देनी है वो जिला प्रशासन बिल्कुल स्मूथली संपन्न कराएगा। राजा साहब, बिल्कुल कराएगा। हमें पूर्ण विश्वास है अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर कि पूरी तरीके से, क्योंकि आदरणीय योगी जी का सख्त निर्देश है कि कहीं पर कानून व्यवस्था नहीं खराब होना चाहिए और वहां पर लोगों से सौहार्द बनाकर बात करके संवाद बनाकर मामले का हल किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर कुछ लोग थे, लेकिन आमतौर से इंतजामिया कमेटी जो थी वहां पर इंतजामिया कमेटी ने विरोध नहीं किया है, वहां कुछ राजनीतिक थे, उपद्रवी थे, उन्होंने किया था। बाकी इंतजामिया कमेटी ने विरोध नहीं किया क्योंकि वो तो न्यायालय के साथ जा रही है कि उसने कहा जो फैसला माननीय न्यायालय का आया है हम उसका अनुपालन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहसिन रजा साहब एबीपी गंगा से बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है और प्रशासन और सरकार का रुख क्या रहने वाला है कोर्ट के इस आदेश के बाद। तो कोर्ट का आदेश है, देखिए एक बार फिर से स्पष्ट कर दें, अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने हुए, उनके साथ 2 और एडिशनल एडवोकेट कमिश्नर होंगे, अजय सिंह और विशाल सिंह, और ये तीनों कोर्ट कमिश्नर जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से 17 मई तक ये कमीशन, ये सर्वे संपन्न कराएंगे और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में देंगे। ये बहुत साफ है, ये आदेश इस वक्त एबीपी गंगा के पास है, सारी चीजें इस आदेश में स्पष्ट हैं। कोर्ट के द्वारा बहुत स्पेसिफिक आदेश दिया गया है और जो भी बातें, जो भी प्रार्थनाएं कोर्ट से की गई थी, उन सब का उत्तर, उन सब का आंसर इस आदेश में जो इस वक्त एबीपी गंगा के पास है और इसमें सारी चीजें बहुत स्पष्ट हैं। जिला प्रशासन के रवैये पर बहुत सख्त यहां पर कमेंट किया है यहां पर न्यायालय ने, और वो जरूर ये बात आपके सामने रखनी बहुत आवश्यक है कि जिला प्रशासन ने जो अभी तक कमीशन की कार्रवाई में जो भूमिका निभाई है उस पर कितनी कठोर बात कही है यहां पर सिविल जज साहब ने। और वो कहते हैं कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय समय पर पारित आदेशों का भी अनुपालन प्रशासनिक अधिकारी तब तक नहीं करते हैं जब तक के इस बारे में देखिए बहुत सख्त ये टिप्पणी है, जिला प्रशासन अहंकार में आकर ऐसा नहीं करता, ऐसी बात यहां पर कोर्ट के आदेश में है। बहरहाल यहां पे 17 मई तक इस कमीशन को संपन्न कराने के आदेश हैं। ये पूरा कोर्ट ऑर्डर इस वक्त एबीपी गंगा के पास है। सभी अधिवक्ताओं की बात आपने सुनी है। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने हुए हैं, अजय सिंह और विशाल सिंह ये 2 एडिशनल एडवोकेट कमिश्नर उनके साथ और कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं क्योंकि उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया था, उनके पक्षपातपूर्ण रवैये पर सवाल उठाया गया था, तो उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। और जो ये कहा जा रहा था कि बैरिकेटिंग के भीतर ये कमीशन नहीं हो सकता या यहां पर ये वाद है ही नहीं, यहां पर श्रृंगार गौरी मंदिर की बात ही नहीं है, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि ये पूरा जो इलाका है वो बहुत स्पष्ट है और बैरिकेड के भीतर भी ये कमीशन जाएगा। और जिस तहखाने की बात हो रही है, अगर उसमें जो ताला बंद है उसकी चाबी नहीं मिलती है तो ताला तोड़कर भी अगर ये कमीशन संपन्न कराना पड़े तो इस कमीशन को संपन्न कराया जाए। नीतीश के पास चलते हैं, उसी वक्त वो सिविल कोर्ट में मौजूद है, वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं। नीतीश, क्या हो रहा है इस वक्त कोर्ट में? राजेंद्र जी, गहमा गहमी का माहौल है और हमारे साथ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं और इनसे जो स्थितियां हैं कि कोई कह रहा है कि कोर्ट कमिश्नर 2 हैं, कोई कह रहा है कोर्ट कमिश्नर 3, लेकिन आपको बता दूं जो अधिवक्ता से हमने बातचीत करना है अभी वो बता देंगे। इनके पास पूरे स्पष्ट आदेश भी हैं, आदेश की कॉपी भी है, इनसे जानेंगे। सर, ये जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति की बात है ये क्या है, 2 या 3 या क्या? ये टोटल जो है 3 है टोटल जो है। ये 3 लोग इसमें जो है अजय प्रताप सिंह एडवोकेट को भी जो है सहायक अधिवक्ता आयुक्त के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और दूसरे जो नए आयुक्त जो है इसमें अपॉइंट किए गए हैं विशाल सिंह एडवोकेट। तो अजय कुमार मिश्रा रहेंगे। अजय कुमार मिश्रा अगर नहीं रहते हैं मान लीजिए कार्रवाई में,
तो विशाल सिंह उसको संपादित करेंगे। और उनके साथ जो असिस्टेंट हाँ, अजय प्रताप सिंह वो भी रहेंगे। मतलब कुल 3 हो गए। 3 लोग हैं। कुल 3 है राजेंद्र जी। और असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट आयुक्त जो है अजय प्रताप सिंह हैं, और ये 2 लोग जो है आयुक्त हैं। ये दोनों लोगों को जो है आज विशाल सिंह को कोर्ट ने अपॉइंट किया है, और अजय मिश्रा पूर्ववत जो है वो बने रहेंगे। तो राजेंद्र जी, यहाँ पर एक बार कोर्ट परिसर की तस्वीर हम आपको और दिखा दें। चारों तरफ आपको गहमा गहमी, और एक तरह से यूँ कहें तो जो वादी पक्ष है उसमें उत्साह का माहौल, और प्रतिवादी पक्ष में कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा भी देखने को मिल रही है। तो आप देखिए यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करते हुए, इसके पीछे प्रशासनिक अमला और इसके पीछे मीडिया का बड़ा जमावड़ा है। तो चारों ओर अब इस बात पर सब लोग बात कर रहे हैं कि अब जो सर्वे की तारीख होगी वो क्या होगी, क्योंकि 17 से पहले इस सर्वे को पूरा करके दिया जाना है। जो समस्याएं थी इस बार कोर्ट के आदेश के बाद वो सारी समस्याएं दूर होती नजर आएंगी, और जिला प्रशासन के सहयोग से, पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से इस बार हर हाल में सर्वे को कराया जाना है। तो अब हर हाल में सर्वे संपन्न होगा, एक उम्मीद, एक आस। और इसके साथ ही जब हमने मुस्लिम पक्ष के यानी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता से बात की तो उन्होंने ये कहा कि आज भी राजेंद्र जी जो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रतिरोध की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिना हमारी जानकारी के, बिना हमें जानकारी दिए ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। पिछले कोर्ट कमिश्नर को हटाया नहीं गया, बल्कि एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। वहीं जब हमने विजय शंकर रस्तोगी जो वाद मित्र हैं उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोर्ट वो होते कौन हैं कि जिनसे कोर्ट ये बात करेगा और उनसे पूछेगा, कोर्ट आदेश देगा और आप उसका पालन करिए, और यही नियम है। अब सर्वे होकर रहेगा और सर्वे प्रशासन की मौजूदगी में होगा। राजेंद्र जी। बिल्कुल नीतीश, आपने बिल्कुल कहा कि कोर्ट का सर्वे होके रहेगा, और मैं कोर्ट का आदेश पढ़ दूं इस बाबत क्या है। पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, इन सभी को निर्देशित किया गया है कि कमीशन कार्रवाई को टालने का कोई बहाना न बन सके। जिले के प्रशासनिक अधिकारी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। कमीशन कार्रवाई प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगातार प्रत्येक दिन जब तक कमीशन कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है तब तक चलेगी। ये कोर्ट का आदेश है। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक ये कार्रवाई चलेगी। स्पष्ट निर्देश है पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश को, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को, सभी को निर्देशित किया गया है कि इसको सुनिश्चित किया जाए। और इसके अलावा आदेश ये भी है, यदि कमीशन की कार्रवाई में किसी के द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो जिला प्रशासन FIR दर्ज करवाकर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई करेंगे। ये देखिए, बहुत साफ ये आदेश है। अगर कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो FIR दर्ज करवाएगा जिला प्रशासन और सुनिश्चित करेगा कि ये कमीशन संपन्न हो। और आगे पढ़ देते हैं इसको, आदेश को आपके समक्ष रख देते हैं। किसी भी दशा में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी यदि किसी पक्षकार द्वारा सहयोग किया जाए या नहीं। यदि ये वाद लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अविलंब इस आदेश की प्रति संबंधित अधिकारीगण को नियमानुसार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। 17 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। चलिए, ये आदेश और इसका ऑपरेटिव ऑर्डर मैंने भी आपके सामने पढ़ा। इस न्यायालय के आदेश का बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई भ्रम नहीं। जिला प्रशासन को भी बहुत साफ आदेश दिए गए हैं। हमारे साथ हैं शोएबुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ हैं जगत गुरु परमहंसाचार्य जी, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ नीतीश पांडे लगातार जुड़े हुए हैं, वाराणसी की सिविल कोर्ट से लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे 2 मेहमान भी हैं, और आप दोनों का बहुत स्वागत, शोएबुर रहमान साहब और जगत गुरु परमहंसाचार्य जी, ABP गंगा पर। जी धन्यवाद। मैं परमहंसाचार्य जी सबसे पहले आपसे ही बात की शुरुआत करूंगा। यहाँ पर जो वादी पक्ष है उसके पक्ष में ये आदेश आया है कोर्ट का, और ये कहा गया है कि भाई यहाँ पे कमीशन होगा, कोई अगर अवरोध उत्पन्न करता है तो FIR दर्ज की जाए और जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट सुनिश्चित करे कि 17 मई तक कमीशन पूरा हो जाए, सर्वे कर लिया जाए। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, यह बहुत ही सराहनीय है, और
संविधान की मर्यादा में सबको रहना ही चाहिए, चाहे वादी पक्ष हो या प्रतिवादी पक्ष के समर्थक हो। जिस तरह से पिछले बार जो है तो प्रतिवादी पक्ष के तरफ से वहां जो है तो रोका गया और लोग खड़े हो गए, बल्कि यहां तक आशंका व्यक्त की गई कि जो उसमें जो है तो महिलाएं थी, अगर वो इंटर कर गई होती तो पता नहीं क्या होता। तो यह बेहद निंदनीय रहा है और ये जिला प्रशासन का ये अब दायित्व बनता है कि चाहे वादी पक्ष के समर्थक हों या प्रतिवादी पक्ष के समर्थक, यदि किसी भी तरह से कोर्ट की कार्रवाई में जो है अवरोध उत्पन्न करते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों पक्षों को सब्र रखने की जरूरत है। कोर्ट का आदेश जो भी आ जाए उसको आंखी मूंद करके माने, चाहे वो वादी पक्ष के हों चाहे प्रतिवादी पक्ष के हों। अगर वहां किसी भी तरह से लोग जो है कोर्ट की मर्यादा की अवमानना करते हैं तो निश्चित रूप से ये बेहद निंदनीय होगा और ये जिला प्रशासन का ये जो है तो दायित्व बनता है कि इस पर कड़ी निगाह रखे। जी, जिला प्रशासन का दायित्व बनता है और जिला प्रशासन की भूमिका पर बहुत गंभीर यहाँ पर टिप्पणियां की हैं कोर्ट ने। शहबुर रहमान साहब के पास चलेंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं। रहमान साहब, कोर्ट ने सही नहीं माना है इस बात को कि रोका टोका गया कमीशन को वहां अंदर जाने से बैरिकेटिंग के, इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि इसको इंश्योर किया जाए कि बैरिकेटिंग के बाहर अंदर जहां उचित समझे कमीशन जाए, ताला खोलकर या ताला तोड़वाकर जो भी रिकॉर्ड करना चाहे, सर्वे करना चाहे करे। इस पर आपका कमेंट क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इस वक्त के हालात हैं, उन हालात को देखते हुए न किसी ने रोका है कहीं किसी को आने न किसी को जाने से, कि कोई जाए ना कोई आए ना, ये अख्तियार है इस मुल्क के किसी भी संविधान का, किसी भी कानून का कोई अपमान नहीं करता है, कोई वो नहीं करता। लेकिन कोर्ट का जो फैसला है या कोर्ट से जो चीज़ मांग की गई थी वो ये मांग की गई थी, वो जो एक अकेले आदमी को कमिश्नर बनाया गया है उनको हटाकर दूसरे को रखा जाए। तो कोर्ट ने फिर एक फैसला ये दिया कि 2 लोगों को और बढ़ा दिया जाए, जबकि जिन 2 लोगों को बढ़ाया गया है उसमें अगर किसी एक मुसलमान को रखा जाता तो उसमें बुराई क्या थी। लेकिन यहाँ तो वही बात है कि हमें को मुसलमानों को दूर रखना है। किस पर कमेंट कर रहे हैं आप? ये सिविल जज साहब बोल रहे हैं आप कि वो ऐसा कर रहे हैं? मैं ज्ञान ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है शहबुर रहमान साहब, ये आप कोर्ट पर कमेंट कर रहे हैं। मैं कोर्ट पे कमेंट नहीं कर, मैं तो दरखास्त कर रहा हूँ कि होना ये चाहिए था। कोई कमेंट्स इसको कहे तो नहीं कह रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि होना ये चाहिए था कि अगर 2 आदमी और डाले गए थे तो आगे की जो लाइन है शहबुर रहमान साहब, मुझे ऑब्जेक्शन है। कोर्ट जो कर रहा है वही होना चाहिए। और रही दूसरी बात यह कि जितनी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पे अपनी दिखा रहे हैं, ये हमेशा का जोड़ रहा है कि हिंदुस्तान में जब मुगल शासक रहे हैं तो अयोध्या में हो रहा हो चाहे पूरे हिंदुस्तान का कहीं भी रहा हो, कहीं मान सिंह भी थे, कहीं जोधाबाई भी थे, तो इस तरह की मसाजिद में या मुसलमानों की किसी भी इमारत को जो मुगलों ने बनाया था वहाँ इस तरीके की तस्वीरें पाई जाती थी और मुसलमानों को या मुस्लिम पक्ष को। ओहो, आप कह रहे हैं किस तरह की तस्वीरें हैं अंदर? शहबुर रहमान साहब, आप कह रहे हैं किस तरह की तस्वीरें, विग्रह, किस तरह की मूर्तियां हैं अंदर? इस तरह की तस्वीरें दिखाई गई हैं बहुत सी जगहों पे और रही हैं, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां जोधा और अकबर की मोहब्बत हो वहां इस तरह की तस्वीरों से कोई वो नहीं होगा। मूर्ति पूजा का इस्लाम में स्थान नहीं है कोई। मूर्ति पूजा का विरोध रहा है इस्लाम में। तो मूर्ति कैसे मस्जिद के अंदर, वो भी मस्जिद के अंदर कैसे रह सकती है शहबुर रहमान साहब? मस्जिद के अंदर मूर्ति पूजा की बात नहीं कि हम उसको मूर्ति पूजा कह रहे कि मूर्ति पूजा मुसलमानों ने किया। मंदिर एतराफ में रही है और मस्जिद पड़ोस में रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी पूरे परिसर की होनी चाहिए थी जांच, लेकिन ज्ञानवापी पूरे परिसर की नहीं, मस्जिद के सिर्फ एक सिमत की वो हो रही है। तो पूरे हिस्से की अगर जांच होती तो बहुत सी चीजें खुल के आती। हो सकता है अब तो कमीशन जहां चाहे वहां जांच कर सकता है। रहमान साहब, अब तो कमीशन जहां चाहे वहां जा सकता है और वहां पर प्रतिवादी पक्ष के वकील भी रहेंगे, प्रतिवादी पक्ष के भी वकील रहेंगे। अगर वो कहेंगे कि यहाँ चले जाइए, यहाँ इसको भी रिकॉर्ड करिए तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नीतीश पांडे के पास एक बार आपको कोर्ट लिए चलते हैं, कोर्ट में क्या हो रहा है ये नीतीश पांडे से एक बार अपडेट ले लेते हैं। नीतीश। राजेंद्र जी, वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौर जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और वो भी यहाँ पहुंचे, इनसे जानते हैं। शिवम जी, अब जो कहे कि कोर्ट कमिश्नर, वकील कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर, अब 3-2 क्या और क्या? देखिए, 2 एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे और जो अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास था, जो हम स्पष्टीकरण मांग रहे थे न्यायालय से, आप स्पष्ट कर दिए। वैसे स्पष्ट था, 26/4 का आदेश अपने आप में स्पष्ट था कि तहखाने में जाया जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा बैरिकेटिंग टर्म यूज़ नहीं है, बैरिकेटिंग को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। तो आज न्यायालय ने कहा कि जो ताला आए,
परिसर के अंदर जो ताला है, यदि अंजुमन इंतजामिया कमेटी उसको नहीं खोलती है तो प्रशासन उसको तोड़ करके एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई पूरी करेगा। इसके साथ साथ डिफेंडेंट नंबर 4 यानी कि अंजुमन इंतजामिया की अगर अनुपस्थिति भी होती है तो भी कमीशन की कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उनकी अनुपस्थिति भी किसी तरह से इसमें विराम नहीं लगा पाएगी। न्यायालय का आदेश बहुत स्पष्ट है, हमारी एक आर्गूमेंट को न्यायालय ने माना, क्योंकि आप जानते हैं वही आर्गूमेंट हम 3 दिन से इस न्यायालय के सामने रख रहे थे। इनकी बेसलेस आर्गूमेंट्स को न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। शिवम जी, एक चीज़ जो मेरा खुद का कन्फ्यूजन है कि एडवोकेट कमिश्नर 2 और उसके साथ एक सहायक, ये क्या है? सहायक पहले भी थे, जो सहयोगी वो रख सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। हम उनके नाम जानना चाहेंगे। जो देखिए, सहयोगी जो रहेंगे वो एडवोकेट कमिश्नर अपने आप चुनेंगे, और जो संयुक्त नियुक्त किया गया है वो विवेक सिंह करके, विशाल सिंह करके उनका नाम है, वो आदेश में स्पष्ट हो जाएगा। वो एडवोकेट कमिश्नर के नाम से हमारे नाम पे जारी निकलेगी, रेट परवाना जारी होगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो यानी दो एडवोकेट कमिश्नर हैं, और अगर सहायक है तो एक सहायक मान। सहायक पिछली बार भी 2 सहायक रहे थे मौके पे, सहायक को लेकर सवाल नहीं है। सहायक अब भी ये एडवोकेट कमिश्नर की मर्जी है, वो अपने साथ में कितने को सहायक के तौर पर ले जा सकता है। राजेंद्र जी, खबर अपडेट कर दूं, जो शिवम कुमार गौड़ हैं इनके अनुसार 2 एडवोकेट कमिश्नर हैं, और इसके साथ ही आज के जो दिन का माहौल हम जानना चाहेंगे। आप ऊपर गए, क्या क्या हुआ आज? ठीक है, न्यायालय ने जो समय दिया था 12 बजे के लिए रखा गया था आदेश के लिए, हम 12 बजे सटीक कोर्ट पे पहुंच चुके थे, लेकिन जो समय लग रहा था वो समय ये नहीं निर्धारित नहीं था कितना समय लगेगा, कितना समय हम डाइस पर बने रहे, पोडियम पर बने रहे, और 2:15 बजे ये फैसला आया। इसमें स्पष्ट जो स्पष्टीकरण था न्यायालय ने उसको क्लियर कर दिया। हम न्यायालय के बड़े, ये न्यायालय का जो सराहनीय फैसला आया, इसकी हम वो करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से चल के यहाँ आए और लगातार हम भी आपसे मिलते रहे, बातचीत करते रहे, तो जो उत्सुकता थी अब थोड़ी बहुत शांत होती नजर आ रही है। देखिए, 3 दिन की आर्गूमेंट जब हमने कोर्ट के सामने की, 2-2 घंटे तक हम कोर्ट के सामने आर्ग्यू करते रहे। इस बीच बेसलेस आर्गूमेंट्स को रेज किया गया डिफेंडेंट नंबर 4 के द्वारा। मैं सुबह भी इस बारे में आपको बता रहा था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को ट्रायल कोर्ट में चैलेंज करने का प्रयास डिफेंडेंट नंबर 4 कर रहा है, टाइम को किल करने के लिए। उनकी एप्लीकेशन एडवोकेट कमिश्नर को चेंज करने के लिए थी, लेकिन उनकी आर्गूमेंट्स जो हैं वो टर्न हो गई कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मेंटेनेबल नहीं है, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो मेंटेनेबल नहीं है। तो इस सब चीज़ को मैंने कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट को मैंने अवगत कराया कि ये आर्गूमेंट सफिशिएंट है। इस स्टेज पर किसी भी ऑब्जेक्शन को एंटरटेन करने के लिए ना मैं बाउंड हूँ, ना ये कोर्ट बाउंड है। मुस्लिम पक्ष से हमने बात की, जो प्रतिवादी पक्ष है उनसे हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि बिना हमें जानकारी में दिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी कोर्ट ने। क्या ऐसा संभव है क्या कि उनको जानकारी भी चाहिए, उनको जानकारी देना ज़रूरी है, ऐसा क्या है? देखिए, ऐसा है, 18 अगस्त के जो आदेश थे वहाँ से उन्होंने ये सब स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी। कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, ऐसा कागज़ नहीं मिला हमें, वो प्रति नहीं मिली, ये इन्होंने कहते रहे हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन को अपील किया, किसी ऑर्डर को अपील किया है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट गलत नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस न्यायालय के 18 अगस्त, 5 अप्रैल और 8 अप्रैल के जो आदेश हैं, जिनके लिए हमने आर्गूमेंट की कोर्ट के सामने, उनको वहाँ पे हमें बिना सुने न्यायालय ने इनके पक्ष को सुनते ही उसमें डिसमिस कर दिया इनके केस को। इनकी जो प्ली इन्होंने हाई कोर्ट के सामने ली उसको डिसमिस कर दिया। ना उस कोर्ट ने माना, ना इस कोर्ट ने माना। जो बोगस प्लीज जो ये ली जा रही है बार बार, हम नहीं थे, वहाँ नहीं थे, ये फाइल की बात है, ये फाइल का टेक्निकल मैटर है। टेक्निकल इशू को कोर्ट ने बड़ी बखूबी से डील किया है, माना है कि जो अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास डिफेंडेंट नंबर 4 कर रहा है, ये इनका संदेह उत्पन्न करने का प्रयास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करने का प्रयास किया जा रहा है उस एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के, अन्यथा कुछ नहीं है। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि अब कब तक सर्वे की शुरुआत, कब तक होने की उम्मीद? हम ये नहीं कह रहे कि आप डिसाइड ये करेंगे, लेकिन उम्मीद कब तक की जाए? देखिए, मेरी संभावना ये है कि 13 मई से ये शुरुआत होगी। 13 मई से, और 17 मई के पहले रिपोर्ट। यदि जिस तरह से आदेश हुए उनका अनुपालन होता है, प्रशासन दुरुस्ती दिखाता है, तो संभवतः 17 मई को रिपोर्ट न्यायालय के सामने। कोई आशंका है क्या कि प्रशासन दुरुस्ती नहीं दिखा सकता? देखिए, न्यायालय ने बिल्कुल वो कर दिया है, और सरकार ने भी पक्ष ये रखा था, आप स्पष्टीकरण यदि दे देते हैं तो हम पूरी दुरुस्ती के साथ इसका अनुपालन कराएंगे, कोई वो नहीं रह जाता है। बहुत अच्छा आदेश है। तो आप देखिए, हमारे साथ वादी पक्ष के अधिवक्ता, और इन्होंने जो चीज़ें आज के आदेश में थी उनको स्पष्ट रखा राजेंद्र जी। और एक खबर जो अपडेट मैं फिर से कर देता हूं, 2 कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति है, 2 कोर्ट कमिश्नर अब इस सर्वे को कराएंगे। राजेंद्र जी, ये फिर से शिवम गौड़ साहब की जो बात है, ये वाकई इस मामले को थोड़ा सा और रोचक बना रही है कि 2 कोर्ट कमिश्नर हैं, और वो चाहे तो एक सहायक कमिश्नर रखें, चाहे तो और रखें, या उनकी मर्जी पर है। लेकिन अजय मिश्रा हैं और उनके साथ विशाल सिंह हैं, ये गौड़ साहब ने स्पष्ट किया है। और आपने ये भी बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर आकर जो है आर्ग्यू कर रहे थे, और लगातार उनकी बात भी हम सुन ही रहे थे। नीतीश, बहुत साफ आदेश है, बहुत साफ आदेश है। इसको आदेश को हम और ज़्यादा स्पष्ट रखेंगे अपने दर्शकों के सामने।
लेकिन रहमान साहब, आप कह रहे थे कि मूर्तियों का या चित्रों का पाए जाना जो है कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है यहाँ की मस्जिदों में। ये चौंकाने वाली बात है साहब? नहीं, इसको चौंकाने वाली बात नहीं कहा जा सकता। ये तो भारतीय वो रहा, एक सभ्यता का हिस्सा बन गया था। मुगलों ने जब मान सिंह को और जोधा अकबर के यहाँ शादी और इस तरह के मामला जब चले हैं, तो इस तरह की एक वो रहा है। बहुत सी ऐसी जगहों पर इस तरह की तस्वीरें रही हैं। उसको ये कह देना कि साहब वो तस्वीरें आने की वजह से या कहीं तस्वीरों के असरात होने की वजह से वो सिर्फ मंदिर ही था, ये बात समझ से बाहर होती है। और सिर्फ तस्वीरों की बुनियाद पे मंदिर की स्थापना को मानना और मंदिर मानना, ये मेरे समझ में नहीं आता। नहीं, मूर्तियों का दावा किया जा रहा है रहमान साहब, मूर्तियों का दावा। आप उर्दू में मैं अपने संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट ही ले लेता हूँ। नीतीश, क्या दावा है, क्या मौजूद होने का दावा है उस तहखाने में जिसको लेकर कंटेस्ट किया जा रहा है, इसका ताला खुलवाने की बात हो रही है? नीतीश। राजेंद्र जी, मेरी एक पुराने पत्रकार से बातचीत हुई और जो कि 91 से पहले इस जो परिसर है, जो तहखाना है, उसमें जाते रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो तहखाना है उसके भीतर ध्वंसावशेष मौजूद है और उन ध्वंसावशेष पर जो चित्र हैं वो देवी देवताओं के हैं और वो जो चित्र हैं जो वर्तमान स्थिति है तहखाने की, उन चित्रों से मिलते जुलते हैं। और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब इन ध्वंसावशेषों को हटाया जाएगा तो कई शिवलिंग भी मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति है उन तहखानों के बीच में। एबीपी गंगा के पास तहखाने की कुछ तस्वीरें 91 से पहले की मौजूद हैं, जो इन पुराने पत्रकार कहें तो जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनके द्वारा एबीपी गंगा को मुहैया कराई गई थी। वो पहले जाते थे और जब वो वहाँ जाते थे तो उस दौरान उन्होंने इन तस्वीरों को लिया था। तो ये प्रमाण है अभी तक के। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो अंदर जाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो कौन से प्रमाण, कौन से तथ्य सामने आते हैं। राजेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। जब वीडियोग्राफी होगी तो ये पता चलेगा कि उस तहखाने में क्या है, उस पूरे कैंपस में क्या है। तो रहमान साहब, ये तो वीडियोग्राफी जब होगी, जब सर्वे होगा, जब तस्वीरें उसकी वर्तमान स्थिति की खींची जाएंगी और वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी, तो वो पब्लिक में आ जाएगा कि वहां पर क्या है। लेकिन उसको खींचने से रोके जाने को कोर्ट ने सही नहीं माना है। परमहंसाचार्य जी हैं। जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। रहमान साहब, क्या कह रहे हैं आप? वो ये कह रहे हैं, खुद ही आपके जो संवाददाता वो खुद ही ये बता रहे हैं कि जो पत्रकार साहब जाते थे 91 से पहले, वो ये बता रहे कि उसमें कुछ चित्र बने हुए थे उन कमरों में, उन मकानों में या उन जगहों पे। तो चित्र का बना होना और मंदिर का होना ये दो अलग बातें हैं। नहीं, वो शिवलिंग की भी बात कर रहे थे। आपने पूरी बात लगता है ध्यान से सुनी नहीं। नीतीश शिवलिंग का भी जिक्र कर रहे थे। खैर, बहरहाल एक बार फिर से उनकी बात हम सुन लेंगे और वो सब सामने ही आ जाएगा। परमहंसाचार्य जी, देखिए, एक तरफ तो ये हुआ कि कोर्ट ने कमीशन को पूरा करने का आदेश दिया है और जहां जैसे वो चाहे वैसे करेंगे, जैसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में है। लेकिन आप ताजमहल गए थे और ताजमहल का भी एक मामला, एक याचिका, एक पिटीशन है हाईकोर्ट के पास, और उसमें जो जज साहब है उन्होंने बड़ा स्ट्रांग कमेंट किया है। परमहंसाचार्य जी, उस बारे में क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि जो तेजो महालय में जो कमरे बंद हैं वो जरूर एक रहस्य बना हुआ है। अच्छा, आपने ताजमहल को तेजो महालय घोषित कर दिया है उन तहखानों में? परमहंसाचार्य जी, आपने तेजो महालय है ये। अच्छा, हाँ, वो जी, वो तेजो महालय है। अति प्राचीन शिवालय शंकर जी का मंदिर है। और वैसे भी देखिए, उसका जो इतिहास हमने जो खंगाला, उसके जो एविडेंस हमने खंगाले, वहां कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि शाहजहां ने जो है मुमताज बेगम के लिए मकबरा बनवाया। और ये झूठा जो जिस तरह से र्यूमर फैलाया गया कि जो बनाने वाला था उसका जीभ काट लिए, हाथ काट लिए, जिससे ये बता न सके कि हाँ ये शंकर जी का मंदिर रहा यहाँ। तो ये किस तरह से जो इतिहास के साथ में जो तोड़ा मरोड़ा गया, जो इतिहास जो है तो गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो ये मुगल काल से लेकर के 2014 तक का जो समय रहा वो भारतीय संस्कृति को एकदम जो कुठाराघात होता रहा। अब धीरे धीरे जो है तो भारतीय संस्कृति जो पूर्वज जैसा पहले था, हमारा मानक जो पहले हमारी जो संस्कृति जो है, जैसे जो रामायण कालीन जो है ऐतिहासिक स्थल थे, उन ऐतिहासिक स्थलों के साथ अगर छेड़छाड़ हुई है तो पूर्ववत किया जाए और धीरे धीरे भगवान की इच्छा से होगा। जिस तरह से अभी ये कमेंट दे रहे थे कि कोर्ट को ऐसा करना चाहिए, कोर्ट को ऐसा, इस तरह से बोलने पर समाज में अराजकता फैलती है।
इसका मतलब है कि आपका कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, आप कोर्ट को भी हिंदू मुसलमान में घसीट रहे हैं। अरे आपको तो यह कहना चाहिए कि कोर्ट जो कर रहा है उसी का हम सबको अनुपालन करना है, सम्मान करना है। कोर्ट के ऊपर जो है हम लोग कमेंट करने वाले और प्रश्न चिन्ह उठाने वाले कौन होते हैं, वो चाहे किसी वर्ग के लोग हों। हम सब लोगों को हमेशा ये पक्ष रखना चाहिए कि कोर्ट से जो भी ऑर्डर हुआ है सब लोग उसका पालन करें। कोर्ट से जो जजमेंट आएगा उसको। जी जी जी, रहमान साहब कुछ कह रहे हैं आप क्या? नहीं, आपने कहा है हाँ, कि उसमें बिल्कुल। मुसलमान रख लेते। जी जी जी, हिंदू ये बात मुसलमान कोर्ट में नहीं, कहा गया। ये बात कही आपने है। कहा कि ये बात कही है इन्होंने कि उनको क्यों हटा दिया जाए भाई? सुनिए, हम और मुसलमान में बांटने की बात नहीं है। आप मंदिर का दावा करो, हम मस्जिद का दावा करें, और मंदिर और मस्जिद के मानने वाला को मस्जिद के मानने वाला कोई न जाए, मंदिर के मानने वाले चले जाए। ये कौन सी बात हुई? लेकिन ये कोर्ट के विवेक पर छोड़ दें आप। अरे कोर्ट के विवेक पर छोड़ दें। आप परेशान रहमान साहब, ये कोर्ट के विवेक पर छोड़ दें। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो रहा है। इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। जगत गुरु जी, मुझे स्पष्ट करने दें। हाँ, जगत गुरु जी, मुझे 1 मिनट। शिवलिंग मिल रहा है तो आपको तो ऐसे मान जाना चाहिए। परमाचार्य जी, एक बात जरा मुझे स्पष्ट कर लेंगे रहमान साहब। रहमान साहब देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये कोई पॉलिटिकल पंचायत नहीं हो रही थी सिविल कोर्ट में कि इनको भी रख लिया जाए, यहूदी भी रख ली जाए, ईसाई भी रख लिए जाए, मुसलमान भी रख लिए जाए, हिंदू भी रख लिए जाए। ये पंचायत नहीं हो रही थी, ये कोर्ट की कार्रवाई थी। और कोर्ट की कार्रवाई पर ना मैं टिप्पणी कर सकता हूं, ना परमहंसाचार्य जी कर सकते हैं, ना नीतीश कर सकते हैं, और ना आप कर सकते हैं। तो कोर्ट की कार्रवाई पर कोई कमेंट अलाउड नहीं है इस कार्यक्रम में, इस मंच पर। मैं बहुत साफ कर दूं। अब जो आप बात कह रहे थे कि उनके मानने वालों को क्या उसमें नहीं शामिल होना चाहिए था, देखिए आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट पर कमेंट नहीं कर सकते सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, रहमान साहब, आप कोर्ट पे कमेंट नहीं कर सकते। बात यहाँ नहीं है। आप इसको कोर्ट के कमेंट पे क्यों ले जा रहे हैं? आपकी फर्स्ट लाइन ही गलत थी कि साहब मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। ये लफ्ज ही आपने जो अपने यहाँ हेडिंग आप चला रहे हैं, उस हेडिंग में अलग आप ये कह रहे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। देखिए ऐसा है रहमान साहब कि प्रतिवादी पक्ष जो है वो इसलिए लगा कि आप लोग कमीशन से रोकने के लिए वहां जो 100 लोग खड़े कर दिए थे टोपी वालों को, वो खड़ा नहीं करना चाहिए था। रहमान साहब, मैं पहले इस लाइन को स्पष्ट कर दूं, चूंकि आप हमारी लाइन पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रतिवादी पक्ष जो प्ली लेकर गया था, जो कोर्ट के सामने जो प्रेयर लेके गया था, उस प्रेयर को सही नहीं माना है कोर्ट ने, इसलिए ये झटके वाली लाइन लिखी जा रही है। अगर आप इसको झटका नहीं मानते हैं तो आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप इसे झटका नहीं मानते हैं तो। लेकिन आपको लफ्ज झटके को हटाना चाहिए कि कोर्ट ने नजरअंदाज किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम इसे झटका, खैर ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हम क्या लिखें, और आपका प्रेरोगेटिव ये है कि आप इससे असहमत हो। आपने अपनी राय रखी, बहुत स्वागत। आप कह रहे हैं कि हमें ये लाइन लिखनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, आपको अधिकार है कहने का रहमान साहब, यू हैव द राइट, आपको अधिकार है ये बात कहने का। लेकिन ये हमारा अधिकार है कि हम क्या लिखें और वो तथ्य क्या होने चाहिए। बहरहाल मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा साहब, और परमहंसाचार्य जी की बात बाकी रह गई है, वो कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे सवाल भी बाकी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके, फौरन लौट।